अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है। आज भी हम लोग एक दूसरे का, पड़ोसियों का, यानी कि एक दूसरे का देखते हैं कि वहां पे क्या खाना बन रहा है या क्या नया बनाया जाने की विधि क्या है, यह हम लोग आज भी देखते हैं। लेकिन ये आज की नहीं है, बहुत पुराने जमाने से ये चलता आ रहा है। अभी आगे लिखा गया है कि देश के नाम, तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसो मतलब जैसे हमारे नामों का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग तो भारत देश में ही रहते हैं, यानी हम लोग तो भारत का ही जिक्र करेंगे। तो इंडिया शब्द इंड्स से निकला है। इंड्स, इंड्स, फिर से ध्यान से सुनिए मेरी बात। इंड्स तो जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु। और अपने एटलास में ईरान और यूनान का पता लगा। ये हमारे लिए दिया गया है हमारे पाठ्य पुस्तक में। और लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी हम लोग भारत देश किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे पूरी तरह से विस्तृत में दिया गया है कि सिंधु कहा जाता था संस्कृत में। संस्कृत एक भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, उसी तरह से संस्कृत में इस अपने भारत देश को सिंधु कहा गया है। इधर साफ साफ लिखा गया है। और एटलस में यानी भौगोलिक नकाशे में, हमारा जो भूगोल का जो नकाशा रहता है, उसमें क्या दिया गया है कि ईरान और यूनान का हम लोगों को पता लगाना है। और लगभग 2500 वर्ष पहले ही पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से इस सिंधु को हिंदोस, हिंदोस यानी हिंदुस्तान, हिंदोस अथवा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित, यानी कि इंडस नदी जो थी, इंदोस बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके पूर्व स्थित में जो भूमि प्रदेश इंडिया का, उसको ही, जो स्थित प्रदेश था उसको ही इंडिया यानी भारत कहा गया है। अभी आगे चलते हैं, क्या लिखा गया है इसमें आगे आगे। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए आगे लिखा गया है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, देखिए कितना पुराने, 3500 वर्ष पुरानी ये कृति जो है ये ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद हमारा ग्रंथ है, वेद है, जिसमें सब कुछ जानकारी लिखी गई है। बाद में ये हमें आएगा सब कुछ विस्तृत रीति से, अच्छी तरह से उसकी जानकारी हमें आगे दी गई है। तो ये जो ऋग्वेद है ये ग्रंथ है पुराने जमानों का, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा गया था उसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा। अभी आगे का हमारा ऐसा पंक्ति है कि आगे हमारे पंक्ति में लिखा गया है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये तो हम, मुझे और आपको भी मालूम है कि अगर हमें पिछले साल में या उसके पहले साल या फिर कई साल पहले क्या है, क्या घटा था, कौन सी घटना घटी थी, ये जानने के लिए हम लोगों को पुस्तकों को लिखना, मतलब जो लिखा गया था उसको ढूंढ के उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कुछ भी पिछले सालों में जो कुछ भी हुआ होगा वो जरूर कहीं लिखा होगा।
तो इसके लिए पुस्तक को ढूंढ के उसमें से क्या लिखा गया है ये हम लोगों को ढूंढना और पढ़ना है। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि इसको कही जाती है। पांडुलिपि यानी अभी हम लोग कैसे भाषा में अलग अलग लिखते हैं, देखो हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, वैसे पुराने जमाने में एक पांडुलिपि था। लिपि यानी क्या कि भाषा, उसका लिखावट इस तरह से लिखी जाती थी और उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। आगे जाते हैं। अभी देखिए अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। यानी कि हम लोगों को जो भी लिखना है, हम लोग कैसे लिखते हैं, हमारे हाथ से लिखते हैं। तो ये सब कुछ किससे लिखा गया है, हमारे हाथ से। और ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले धुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कि क्या कि ये जो सब कुछ जो लिखा गया है और हम लोग अभी जो देख रहे हैं, इसमें जो लिखा गया है ये किसके ऊपर लिखा गया है, ये कागज के ऊपर नहीं लिखा गया है। तो किस पर लिखा गया है, एक भुर्ज नाम का एक पेड़ रहता है, जिसकी जो खाल जो रहती है, जो छाल जो रहता है, उसको ऐसे काट के फिर उसको और भी छान के उसको पतला किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको धोया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और अच्छी तरह से ऐसे पूरा सीधा करके फिर उस पर ये लिखाई हुई है, उस पर ये सब कुछ लिखाई की गई है। समझ में आया, इस पर हमें दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। क्यों खा लिया, क्योंकि ये एक पेड़ की छाल है, खाल है। तो पेड़ तो थोड़े दिन के बाद चला जाता है, बराबर, वो गिर जाता है, उसके ऊपर दीमक आ जाती है, यानी कि वो एक लकड़ी रहती है, तो उसको कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई है। और फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। देखिए यानी पुराने जमाने में इस चीज को किस तरह से एकदम संभाल कर रखा गया था कि वो आज भी उपलब्ध है। प्राय ये जो लिपियां है ये मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मंदिर और विहार इसमें ये प्राप्त की गई है, क्योंकि इनमें इसमें ही पुस्तक अच्छी तरह से रखे गए थे, पत्थरों के वहां पे अच्छी तरह से। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा यहाँ पे मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। देखिए पिछले हमारे बहुत साल पहले हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस वक्त किसी चीज की कमी नहीं थी, ना नाटक की थी, ना औषधियों की थी, ना किसी विज्ञान की कमी थी। उसमें उसका राजाओं का जीवन भी लिखा गया है, यानी सब कुछ वहां पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। देखिए नाटक है यानी कि मनोरंजन के लिए भी उस जमाने में सब कुछ अच्छी तरह से लिखा गया है। और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोग करते हैं, जैसे कि जन सामान्य लोग, जो व्यवहारिक के तौर पर एकदम सामान्य लोग रहते हैं, ये वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। अब इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं हम लोग। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि ये जो लिखावट है, ये जो जानकारी है, इसको अच्छी तरह से वो संभल के रहे, इसके लिए उन लोगों ने, पुराने जमाने वाले, उन्होंने वो जो लोग थे जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ऐसे लेख यानी जो भी लिखा था एक पत्थर पर लिखा था, और धातु जैसी कोई ऐसी कठिन चीज थी कि जिसके ऊपर किसी का असर न हो, कीड़ों का असर ना हो,
या तो फिर अभी जैसे हमने देखा कि पांडुलिपि का जो भुर्ज पत्र का हमने पेड़ का छाल की इस्तेमाल करके किया था, तो उस पर कीड़ों ने हमला किया। तो उसमें उन लोगों को समझ में आया कि इस पर कौन सी चीज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे अगर पत्थर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर जल्दी से जल्दी घिसता नहीं और वो सालों साल तक वैसे ही रखता है। इसके लिए उन्होंने फिर पत्थर पर लिखना चालू किया। या तो फिर धातु, किसी पीतल के ऊपर या लोहे के ऊपर, ऐसे ताम्र पत्र के ऊपर, तांबे के पत्र के ऊपर ऐसे लिखावट उन्होंने लिखना चालू किया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये तो हमने पढ़ा। अभी आगे, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण करना मतलब क्या, कि उस पर लिख के जाहिर करते थे इस तरह से, और ताकि लोग उन्हें देख सके। जाहिर करना यानी हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट करना, उसको सब लोग देखेंगे, इस तरह से जाहिर करना, इसका मतलब है उत्कीर्ण करना, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके, इसलिए। और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अभी क्या क्या है, वेद है, वेद में क्या क्या लिखा है, धार्मिक सब कुछ ज्ञान है उसमें, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, यानी आयुर्वेदिक का ज्ञान है, इस तरह से। अभी और भी क्या लिखा है कि राजाओं के बारे में, तो क्या लिखा है कि जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। अभी जैसे राजा पुराने जमाने में रहते थे तो उनके साथ उनकी महारानियां, रानी बहुत सारे रहते थे। तो जैसे राजा युद्ध में मर गया तो रानी ने क्या क्या किया, उसकी कामगिरी क्या क्या है, उसने क्या क्या साहस दिखाया, ये भी लिखा गया है। अगर हम लोग देखेंगे कि झांसी की रानी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने जमाने में होके गए हैं, तो उनकी कहानियां हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो कहीं पे तो लिखा होगा इसको, इसके लिए हम लोग इसको अभी तक पढ़ते आए हैं। आगे चलते हैं। अभी प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे किसने क्या जीता, कौन सा राज्य जीता। अभी पुराने जमाने में तो यही बात थी कि एक राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करता था, लड़ाई करता था, उसके साथ युद्ध करता था, और फिर वो राज्य भी हम अपने राज्य के साथ मिला करता था। या तो फिर ये राजा सामने वाले राजा से हार जाता था और फिर सामने वाला राजा ये राज्य उसमें मिला करता था। तो वो सब कुछ जोखा, लिखा जोखा वो लिख के रखना, इस तरह से। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। अभी देखिए, अगर एक पत्थर पर लिखना होगा तो वो क्या पत्थर सीधा होगा? नहीं, वो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, टूटा फूटा होगा, उसका सब कुछ तरह से किधर से तो उसके पत्थर के टुकड़े टुकड़े निकले गए होंगे। तो उन लोगों को भी इस पत्थर पर लिखने के लिए कितना सारा काम करना पड़ता था उस पत्थर के ऊपर, तब भी उसके बाद वो उस पत्थर के ऊपर लिख पाते थे। उस पत्थर को अच्छी तरह से धोना, फिर इसको अच्छी तरह से एक अच्छे आकार में उसको काटना, काटने के बाद पुराने जमाने में काटने का कोई तरीका होगा, उसके हिसाब से वो बराबर काटते होंगे। उसके बाद भी उसके ऊपर पूरा घिस घिस के पूरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो था वो पूरा सीधा करके उसके ऊपर फिर वो लिखते थे। यानी कि कितनी सारी कठिनाई आती थी उन लोगों को। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और एक्सक्यूज मी, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व विद कहलाता था। यानी कि एकदम तत्ववादी
और पुरातत्ववादी, जिसको ये सब कुछ जानकारी है, जिसको इसका सब कुछ ज्ञान है, ऐसे हर ही व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता था। अभी पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का भी, कि किस तरह से, अभी हमने देखा कि किस तरह से वो लेख लिखा करते थे। पहले देखा भुर्ज पत्र, उसके बाद देखा पत्थर, लेकिन कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले उन लोगों को उसके अंदर जाके उसको, उस चीज को साफ सुथरा करके उसके ऊपर फिर वो मेहनत करके फिर उसको वो लिखी जाती थी। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे, अभी तो लिखावट तो देखी, तो अभी चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, और कौन सी औजार इस्तेमाल किए जाते थे, ये भी हम लोग अभी आगे जाके देखते हैं। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कि बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का दिखाया गया है, और प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। देखो कितने पुराने सिक्के और कितना पुराना मटका है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से है अभी तक। अभी देखते हैं कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे, और इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, जैसे कि चांदी। चांदी तो नष्ट होने वाली नहीं है, मिट्टी भी नष्ट होने वाली नहीं है, मिट्टी भी रहती है, लेकिन उसका आकार, जैसे उसका मटका बनाया गया है, उधर दिखाया गया है, तो मटके का जो आकार है उसको थोड़ा सा सही सलामत तरीके से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी रह गई, लेकिन उसका आकार तो चला जाएगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसी सारी चीजें इस तरह से रखी थी, जो आज भी हम लोग अच्छी तरह से हमारे अभ्यास में इसको पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई में उसको हम लोग देखते हैं। आगे जाते हैं। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। अभी देखिए, पुराने जमाने में मछलियां भी होती थी, हड्डियां भी होती थी। क्यों? क्योंकि जानवर भी होते थे, इसके लिए हड्डियां भी होती थी। तो इस तरह से इससे उन्हें यह जानने भी मदद मिलती है कि अतीत में हमारे लोग खाते क्या थे। अभी मछलियों की हड्डी है यानी मछली जरूर खाते होंगे, जानवरों की हड्डी है यानी जानवर जरूर खाते होंगे, इसके लिए तो हड्डियां बची है, बराबर। आगे जाते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जो जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। देखिए, अगर वनस्पति हम लोग खाते हैं तो हम लोग वनस्पतियों को ज्यादा देर तक नहीं देखते, हड्डियां रहती है, मछली का कांटा रहता है, लेकिन वनस्पति जो हम लोग घास फूस खाते हैं, जो भाजी तरकारी खाते हैं, वो तो नहीं बचती। लेकिन कोई उनमें से कुछ जला हुआ भुना हुआ अगर रहता है तो वो रहता है। तो क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ऐसा प्रश्न हमारे लिए दिया गया है, और इसका उत्तर हमें अब हमारे कॉपी में लिखना है, हमारे बुक में लिखना है, हमारे कॉपी में लिखना है। अभी आगे जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व में ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। जैसे हम लोग पुराने जमाने की ये बातें देखते हैं, कुछ सब कुछ बातें सीखते हैं, तो वही बातों का अध्ययन करके हम लोग अपने ये वर्तमान स्थिति में भी उसका उपयोग करके उनको हमारे जिंदगी में ला सकते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग
सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्या, कि इतिहासकार कैसे रहता है कि, और पुरातत्वविद, तो पुराने जमाने में क्या क्या हुआ है, क्या क्या बनाते थे, क्या सिद्धियां होती थी, क्या खाना बनता था, क्या कपड़े होते थे, कैसे घर होते थे, औजार क्या होता था, इन सभी का वो क्या करता है, अभ्यास करता है, पढ़ाई करता है। और फिर इस तरह से उनके सुराग क्या क्या था उनको जानकर, उनकी जानने के लिए प्रयास करते हैं। अभी यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। चलिए।